इसमें से कुछ ऐसी चीजें हटा दी गई हैं जो एक्चुअल में डिफिकल्ट थी। याद रखना, इस चैप्टर में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो स्ट्रिक्टली 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल्स पे बेस्ड ट्रायंगल पर ही होंगे। अगर उससे अलग कोई एंगल दिया हुआ है ट्रायंगल का जिसमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है, वो आपको नहीं करना है। 120 वाला एक क्वेश्चन है जो सबसे क्या कह सकते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी कह सकते हो उसे इस चैप्टर का, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है उल्टे सीधे क्वेश्चंस करने में। ऑल्सो इफ ओके निकिता, मैं वो बना ही रहा था, डोंट वरी। मैं आप सबको बहुत सारे एमसीक्यूज देने वाला हूँ। दैट्स वाई मैंने ग्रुप में भी लिखा था कि बुक मत खरीदना, बिकॉज आप बुक को ही खरीदोगे, आप उसमें लग जाओगे, मेरे क्वेश्चंस नहीं करोगे, मेरे क्वेश्चंस करोगे, वो बुक फालतू में पड़ी रहेगी, तो कोई यूज नहीं है। बेटर है कि आप जो मैं दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस करते रहो। बिकॉज जो अभी बुक्स आ रही हैं, मैंने इसलिए भी बोला था कि जो अभी बुक्स आ रही हैं, बहुत सारे बुक्स सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए मार्केट में पता नहीं कौन कौन से पब्लिकेशंस भेज रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है। आपका टाइम वेस्ट होगा। वो जल्दी जल्दी उन्होंने प्रिंट करके कहीं से कुछ उठाया कहीं से कुछ उठाया और मार्केट में लॉन्च कर दिया, सो डैट क्योंकि बच्चे ढूंढ तो रहे हैं ऑब्वियसली कि वो किसी तरह से उनको क्वेश्चंस मिले, एमसीक्यूज इतने सारे नहीं है, तो वो कुछ भी खरीद के ला रहे हैं और उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई मैंने ये बोला था कि मत लाना, अभी कोई भी बुक मत लाना, बिकॉज बुक्स बहुत ही ज्यादा इररेलेवेंट है और उसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा। प्लीज अभी मत लाना। अगर मुझे लगेगा आपकी किसी बुक को मैं रेफर करना चाहूंगा या कोई अच्छी लगेगी मुझे, तो मैं बिल्कुल रेफर करूंगा। बट अभी मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी हैं और उसमें से मुझे अभी तक एक भी ऐसी बुक नहीं लगी जो आपको मैं रेफर कर सकूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इररेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। दिस चैप्टर इज नॉट हार्ड डिफिकल्ट ओजस, इजी चैप्टर है अगर ध्यान से समझोगे तो। चलो मैं बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में दो पार्ट है आपके मेनली। एक तो आपकी सिंपल सी एक्सरसाइजेज है जो आपके एरिया, सर्कल के एरिया और उसके पेरीमीटर पर है। यस सलोनी, बट अगेन डोंट गो विद देम। नो आर डी शर्मा के लिए मैं पहले ही मना कर देता हूँ। गूगल फॉर्म्स वाई बच्चे, गूगल फॉर्म्स क्यों ओपन करना है बच्चे, अभी हम ये करेंगे उसके बाद, देन विल डिस्कस दैम, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। बच्चे क्वेश्चंस आप बाद में देख सकते हो, यू हैव एक्सेस टू दैम। मैं गूगल मैप कर दूंगा, उनको ओपन कर दूंगा। आई मीन इफ यू वांट टू गो थ्रू दोज क्वेश्चंस, मैं उनके पीडीएफ्स बना के अपलोड कर दूंगा। फाइन, तो आप वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। हाँ जी, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये चैप्टर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो सिंपल आपका टू डायमेंशनल एरिया ऑफ रिलेटेड एरिया ऑफ सर्कल्स एंड पैरीमीटर ऑफ सर्कल्स, और दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट्स एंड लेंथ ऑफ आर्क। तो पहले हम एरिया ऑफ सर्कल एंड पैरीमीटर ऑफ सर्कल के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे जो आप एट्थ क्लास में स्पेशली करते आए हो। एट्थ क्लास के क्वेश्चंस और ये वाली एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, ये बहुत सिमिलर है। अगर आपने एट्थ क्लास के क्वेश्चंस ठीक से किए थे तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल आप सबको पता है, एक सर्कल होता है जिसके अंदर एक सेंटर होता है, ये भी आपको पता है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, और रेडियस को मोस्टली आर से हम डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस जिसको हम बोलते हैं वो 2 पाई आर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी है जब तक कि कुछ और पुट करने के लिए ना बोला जाए। और अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, मीन्स एक्सरसाइज से पहले दिया ही नहीं है या चैप्टर से पहले दिया ही नहीं है, तो आप पाई की वैल्यू नहीं भी पुट करोगे तो भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। फाइन। यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको पाई की वैल्यू रखनी है या नहीं रखनी है। ऑप्शंस में पाई वाले ऑप्शंस हैं तो आप पाई की वैल्यू मत पुट करना। अगर ऑप्शंस में पाई के ऑप्शंस नहीं है, मींस नॉर्मल आपकी वैल्यूज हैं, तो आप पाई की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबको पता है? किसी को इसमें कंफ्यूजन है कि ये 2 पाई आर क्या होता है या पाई आर स्क्वायर क्या होता है?
बताओ बताओ जल्दी जल्दी। पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर में कोई भी प्रॉब्लम? अगेन थियोरटिकल, ये भी याद रखना, थ्योरी मैंने बोला है कि थ्योरी भी करनी है, उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप पूरा का पूरा पढ़ने लग जाओ कि सर्कल किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, कहाँ बनाया, क्या यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, वो सब नहीं पढ़ना है। वो सिलेबस में होता तो आपको जरूर बता दिया जाएगा ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी से क्वेश्चन है। हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक 19 सेंटीमीटर की रेडियस वाला और एक 9 सेंटीमीटर की रेडियस वाला। टू सर्कल्स विद दीज रेडाई। हमें एक तीसरे सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, जिसकी सरकमफ्रेंस इन दो गिवन सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, इसकी सरकमफ्रेंस प्लस इसकी सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू बड़े वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस। पुट कर देते हैं वैल्यूज। हमने मान लिया जो फर्स्ट सर्कल की रेडियस है वो R1 है विच इज 19 सेंटीमीटर, और सेकंड सर्कल की जो रेडियस है वो R2 है विच इज 9 सेंटीमीटर। न्यू सर्कल जो है ये थर्ड सर्कल, इसकी रेडियस को R कंसीडर कर लेते हैं, कैपिटल R। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़े सर्कल की सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू बाकी दो छोटे सर्कल्स की सरकमफ्रेंस का सम। 2 पाई हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, दोनों में से, और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू आ गया R1 प्लस R2। R1 कितना है? R1 हमने कंसीडर किया था 19 एंड R2 कंसीडर किया था 9, तो कैपिटल R की वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर। मींस बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 28 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? श्योर विनायक, नोट कर लो, इजी क्वेश्चन है। प्लीज याद रखना, जब भी आपको, इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं मिस्टर जैन, इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। क्यों गड़बड़ कर देते हैं? क्योंकि वो 2 पाई आर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, टीचर्स भी कई बार करवा देते हैं कि पहले इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लो, फिर इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लो, बाद में ऐड कर लेंगे। उस केस में क्या होता है, आप पाई की वैल्यू भी पुट करते हो क्योंकि आप टोटल सरकमफ्रेंस निकालना चाहते हो, जिस केस में फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है या आप डेसिमल में करने की कोशिश करते हो, उसमें एक कटिंग वाला ऑप्शन नहीं आता आपके साथ में, जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और वो हो जाता है गलत। तो याद रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें ये बोला हो कि इसका ये उसके इक्वल है, कुछ भी ऐसा हो, तो वैल्यूज पुट करने से पहले उनको इक्वल रख लेना। मोस्ट प्रोबेबली उनमें वैल्यूज जो होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबली 98% चांसेस ऐसे होंगे कि जो आपको वैल्यूज दी होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। किस्मत ही खराब हो तो फिर ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जो कैंसिल नहीं होगी। बट मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है? कैलकुलेशंस को स्मार्ट एंड इजी बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। स्पेशली व्हेन यू हैव एमसीक्यूज क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे आप क्वेश्चंस करो जो कि आपको पता तो है कि कैसे कर रहे हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशंस थोड़ा जल्दी कर सको। गॉट इट विनायक? हो गया, नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। विनायक, इतनी देर से मैं बोल रहा था, डिड यू इवन लिसन टू मी? क्या आपने सुना मैंने क्या बोला? मैं पाई की वैल्यू क्यों पुट करूं जब मेरा क्लियरली दिख रहा है कि पाई की वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी? तो मुझे क्यों पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत है? मैं क्यों जबरदस्ती अपनी कैलकुलेशन को मुश्किल बनाऊं? आपको करना है आप कर सकते हो, फील फ्री टू डू दैट। आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है, गो अहेड, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फालतू में कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। निकिता डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, जिसमें इस बार क्या दिया हुआ है? एरिया दिया है। दो सर्कल हैं, एक की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स। जो दो सर्कल्स की रेडाई दी हुई है उनके एरिया के सम के इक्वल थर्ड सर्कल का एरिया है। सेम वैसे ही करेंगे, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हमने रेडियस 1 रेडियस 2 कंसीडर कर लिया, R1 R2। आप कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, ये R1 R2 मैंने करा हुआ है, आप XY कर लो, कुछ भी कर लो। तीसरे की रेडियस R कंसीडर कर ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
थर्ड वाले का जो एरिया है वो बाकी दो के एरिया के सम के इक्वल है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर के। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई कॉमन लिया और पाई से पाई कैंसिल। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 कितना है 8 है, R2 कितना है 6 है, शफल कर लो। और ये हो जाएगा 100। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है या स्क्वायर होता है, 10 का होता है। सो आर की वैल्यू 10। यहाँ पे आपको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं प्लस माइनस 10 नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका आंसर सिर्फ 10 ही होगा। हम नेगेटिव वैल्यू पहले ही कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। और डायमेंशंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। डेट्स वाई हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि आर की वैल्यू प्लस माइनस 10 होगी नेग्लेक्टिंग -10। नो, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है इन चैप्टर्स में। जिसमें ज्योमेट्री है उन चैप्टर्स में आपको नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी है। ऑब्वियस सी बात है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन अगर ये किसी और चैप्टर में होता, सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता ये क्वेश्चन, तो आप आर की दोनों वैल्यूज लिखते, अदरवाइज आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहते। ऐसा होता कि एमसीक्यू में पूछा जाता जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आर की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, और ऑप्शन में आपको सपोज किया करो दिया होता आर इक्वल्स टू 10, आर इक्वल्स टू +-10, और थर्ड दिया होता आर इक्वल्स टू -10 और समथिंग। तो उसमें आप इसी को मार्क करोगे। फाइन, वैल्यू ऑफ आर स्पेसिफिकली लिखा होगा, वैल्यू ऑफ आर। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा व्हाट विल बी रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, तो उस केस में आपको ये ही लेना है, उस केस में ये नहीं लोगे क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं होती है। गॉट इट, डिफरेंस समझ आया? तो आप ये मत बोलने लग जाना सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक का है या फिर सर्कल चैप्टर का है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे सिर्फ आर की वैल्यू पूछी है, इस तरह से आपको दिया हुआ है, और आपसे सिर्फ आर की वैल्यू पूछी है तो आप ये बताओगे, और अगर आपसे रेडियस ऑफ द सर्कल पूछी है तो आप ये वैल्यू बताओगे। दिमाग भी लगाना है बहुत ध्यान से, ठीक है। ऐसे ही वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस दे सकते हैं जिनके आंसर्स तो आपको बहुत इजी लगेंगे, लेकिन ऑप्शंस में वो इस तरह के ऑप्शंस दे देंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। आई होप ये नोट कर लिया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अजीब सा और लेंथी क्वेश्चन है, इसको मैं हमेशा वैसे छुड़वा देता हूँ, स्किप करा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कभी भी एग्जाम्स में आएगा या आना चाहिए। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, स्टिल कैलकुलेशन और प्रैक्टिस के लिए ठीक है। आपको एक ये दिया हुआ है टारगेट, जिस आपके घर में होगा डैश, ये कौन सा बोर्ड होता है, डैशबोर्ड नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम भी भूल गया, जिसपे वो तीर फेंक फेंक के मारते हैं, डार्ट बोर्ड, यस, डार्ट। सो डार्ट बोर्ड का जो एम दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये है जिसमें अलग अलग रीजंस हैं, आर्चरी, यस। इसमें अलग अलग रीजंस हैं, एक वाइट रीजन है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक रेड है और एक गोल्डन है। सो सबसे अंदर वाला जो है गोल्डन है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे कंप्लीट सर्कल इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अगर आप इसको फिगर को ध्यान से देखोगे कंप्लीट सर्कल इसमें सिर्फ कौन सा है, गोल्ड है। बाकी सब क्या है, रिंग है, रिंग, यस और नो, बाकी सब रिंग है, सिर्फ कंप्लीट सर्कल कौन सा है, गोल्डन है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको ब्लू रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप रिंग का एरिया फाइंड आउट करोगे, ना कि सर्कल का। यस, दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसी तरह से रेड का एरिया पूछेंगे तो आप रेड वाले रिंग का एरिया कैलकुलेट करोगे। रेड वाले रिंग का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सर्कल में से गोल्डन वाला सर्कल माइनस करके। इसी तरह से ब्लू वाले का कैसे फाइंड आउट करोगे, ब्लू वाले सर्कल में से रेड वाले सर्कल का एरिया माइनस करके, है ना। ब्लैक वाले का कैसे फाइंड आउट करोगे, ब्लैक वाले सर्कल में से ब्लू वाले सर्कल का एरिया माइनस करके। इस तरह से आपको अलग अलग रीजंस के एरियाज फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर मैंने एक या दो करके दिखाए हैं, जैसे कि डायमीटर और रेडियस में प्लीज ध्यान रखना कहाँ डायमीटर दिया है कहाँ पर रेडियस दिया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया है गोल्ड रीजन का, इस रीजन का डायमीटर 21 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 10.5, ठीक है। 10.5 इसकी रेडियस है, बिकॉज रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर ओवर 2, ये 10.5 है। और ये जो रेड सर्कल है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए गोल्ड को भी
हम डिसअपियर कर दें, तो रेड सर्कल अगर होगा, जो रेड रीजन है, रेड सर्कल, उसकी रेडियस क्या होगी? 10.5 ये, और 10.5 इसकी विथ। क्वेश्चन में दिया है हर एक रीजन की जो विथ है वो 10.5 है। तो 10.5 प्लस 10.5, इसकी रेडियस हो जाएगी 21। फाइन, ये 21 हो गई। तो एरिया ऑफ रेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए, गोल्डन तो हमने फाइंड आउट कर लिया सिंपल पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि ये रिंग नहीं है, सिंपल क्या है, ये सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। रेड वाले का फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेड सर्कल के एरिया में से गोल्डन का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तभी ये रिंग बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेड रीजन में से, या रेड वाले सर्कल में से, कंसीडर इट अ फुल सर्कल, उसमें से गोल्ड वाला माइनस करेंगे। पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस पाई पाई R2 का स्क्वायर, या जो भी आपने रेडाई ली है उस हिसाब से अपनी वैल्यूज पुट करोगे, जिससे आ जाएगा। देखो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी थी? 21। तो 21 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। आप सिंपल सिंपल एरिया कैलकुलेट करके भी माइनस कर सकते हो। आप चाहो तो पाई, इस रेड वाले का एरिया निकालो पाई आर स्क्वायर से, और इसमें से गोल्डन वाला जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसको माइनस कर सकते हो, बट मैं ऐसे कर रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो जाएगी। 21 प्लस 10.5, 21 माइनस 10.5, विच गिव्स अस 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 31.5, 10.5। ये कैंसिल हो जाएगा 10.5 इससे, या फिर 31.5 इससे, और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है किसका? रेड वाले रीजन का। अगेन याद रखना, ये सर्कल नहीं है, ये हमने एक रिंग का एरिया कैलकुलेट करा, और रिंग का एरिया आप 8th क्लास से करते आ रहे हो। रिंग का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करते हैं। सिमिलरली आप सारे रीजन्स के एरियाज कैलकुलेट कर सकते हो, ये आप खुद करके देखोगे। बहुत लेंदी क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाइज भी, मुश्किल नहीं है। दैट्स वाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा एग्जाम में आने चाहिए, बट एमसीक्यूज है तो दे भी सकते हैं। मतलब इसका एक पार्ट दे दें मे बी, कि बताओ गोल्डन वाले का क्या होगा, या वाइट वाले का क्या होगा, या उसकी रेडियस कितनी होगी। वो इजी भी है और थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है, कि वाइट वाले जो सर्कल होगा उसकी रेडियस बताओ, या उसकी विड्थ बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं। या रेड वाले और ब्लू वाले की मिलाकर विड्थ बताओ कितनी होगी। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन याद रखना ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बुक के जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो सर ने कराया ही नहीं। सर क्यों कराएंगे? 5th और 6th की चीजें हैं, वो भी अगर करानी पड़ी तो फिर क्या बात है। जिस जिसको नोट करना है प्लीज कर लो और बता देना जब हो जाए। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट जिस जिसको नहीं याद है वो याद कर लो जल्दी से, अगर रिमाइंड रिकॉल कर लो, आई मीन श्योर गौरी। किस किस को याद है? वन रेवोल्यूशन इक्वल्स टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 9th में भी किया था। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन वाला याद है? एक व्हीकल, यस, वही सलोनी है, बट इस बार क्योंकि 3D शेप नहीं है तो इस बार हम 2 डायमेंशनल में करेंगे। वन रेवोल्यूशन का मतलब होता था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सर्कल के केस में वन रेवोल्यूशन का मतलब होता है कितना डिस्टेंस, उसका सरकमफ्रेंस। एक रेवोल्यूशन का मतलब मींस एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 360 डिग्री, बट डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा गौरी? डिस्टेंस होगा उस सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल, यस सलोनी, 2 पाई आर के इक्वल। ये चीज याद रखनी है, ये बहुत आता है क्वेश्चन। अभी भी आ रहा है 13 चैप्टर में, फिर आएगा जैसे कि पिछले साल आया था। और 2 डायमेंशनल शेप में जब भी सर्कल आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आ ही जाता है, कि एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस, जब डिस्टेंस की बात हो रही है, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो समझ जाओ आपको 2 पाई आर कैलकुलेट करना है। और एक चक्कर लगाने में कितना एरिया कवर किया, तो समझ जाओ आपको कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। बस यही दो चीजें होती है।
area covered in one revolution equals to curved surface area of cylinder. Distance traveled in one revolution equals to circumference या perimeter of the circle. ये दो चीजें याद रहेंगी। यहाँ पर तो एक ही करनी है, डिस्टेंस वाला मीन्स 2 पाई आर। ये याद रखना तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। निकिता एंड गौरी, डन। ओके निकिता, लेट मी नो व्हेनेवर इट्स डन। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी चैप्टर रह जाएगा, है ना, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी खाली टाइम में उसे तुम खुद भी कर सकते हो, मैं भी करवाऊंगा, क्योंकि 10th क्लास में जितनी चीजें आपकी नई आनी थी इसमें, वो 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके सलोनी, गुड। कार्ड्स वाले, जो कार्ड्स मैं आपको बता चुका हूँ वो 9th के नहीं थे, वो 10th के थे। कॉइन्स वाला, डाई वाला, 2 डाइज वाला, वो सब 10th क्लास के टॉपिक में थे। 12th चैप्टर कौन सा है अक्षत, जो हम कर रहे हैं? नहीं बच्चे, इसकी कोई एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है। इस चैप्टर की कोई एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं उसमें से। कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चंस। देखो ये वाला क्वेश्चन, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर्स ईच। देखो व्हील्स की जब भी बात होगी और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको चारों व्हील्स नहीं कंसीडर करने हैं, ठीक है, एक ही व्हील को कंसीडर करो। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 minutes when car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगेन क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है। कभी आप ये सोचो कि 60 किलोमीटर, 66 किलोमीटर पर आवर में इतने डिस्टेंस पर लास्ट के जो 2 व्हील्स होंगे वो थोड़ा पीछे होंगे, आगे के 2 व्हील्स थोड़े आगे होंगे। ओवरऑल कार की बात हो रही है, तो वो थोड़ा सा नेग्लिजिबल होगा, उसको इग्नोर कर सकते हो। आपको नॉर्मली ही देखना है कि 10 मिनट्स में 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई कार जा रही है तो वो कितने रेवोल्यूशंस बनाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपको ये कंसीडर करने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है कि 10 मिनट्स में वो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये मैंने शायद आपको अगर 8th क्लास में कोई पढ़ा हो मुझसे तो उसको पता होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको आप 2 पाई आर से डिवाइड कर दोगे, बस आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला, आप चाहे तो लिख लो अगर आपको 8th में नहीं कराया गया है तो। 8th क्लास में ऐसा क्वेश्चन था और आई होप आपने किया हो, नहीं भी किया है तो आप लिख लो। जब भी आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं, सिंपल सी बात है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको आप सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दोगे। सर्कमफ्रेंस किसका? व्हील का, जिस व्हील के नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको कैलकुलेट करने हैं। ध्यान रखने की बात सिर्फ और सिर्फ यहां पर यह है कि आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, मीटर, मिनट, सेकेंड्स, इनका। पता चला स्पीड तो दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, आप उसको वही फिजिक्स के रूल से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। सेकंड्स का नहीं पूछा है, 10 मिनट्स का पूछा है, तो आप मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करोगे उसे, ठीक है। तो 1 घंटे में मीन 60 मिनट्स में अगर 66 किलोमीटर चलती है तो 10 मिनट्स में कितना चलेगी, पहले आप वो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे और उसको फिर डिवाइड कर दोगे किससे? सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डायमीटर गिवन है। डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पाई मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर भी होता है। 2 पाई आर की जगह आप पाई मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर कर दोगे, एक ही बात है, बिकॉज 2 आर मिलके डायमीटर होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं,
कभी आप पहले 80 का 40 करो, मैंने करा हो शायद दिखाने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर डायमीटर है तो सीधे मल्टीप्लाई पाई से करने पर भी आपको सरकमफ्रेंस मिल जाएगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, डायमीटर ऑफ व्हील है 80 सेंटीमीटर, रेडियस है कितनी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील हो जाएगी 2 पाई आर। ये मैंने पूरा पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर पाई डी कहाँ से आ गए, या पाई की 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, तो आपने पाई डी क्यों लिया है। उससे बचने के लिए, लेकिन अभी मैं आपको वर्बली बता रहा हूं कि 2 पाई आर की जगह आप पाई मल्टीप्लाइड बाय डी भी कर सकते हो, फॉर्मूले में ही दिख रहा है। सभी को पता होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमीटर होता है। तो पाई इंटू डायमीटर भी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। कभी एमसीक्यू में लिखा आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये तो हो गया इसका सरकमफ्रेंस, चलो ठीक है। उसके बाद में स्पीड ऑफ कार है 66 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर पर मिनट में। सेंटीमीटर पर मिनट में क्यों किया, क्योंकि कार का जो व्हील का हमने सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया है वो किस में किया है, सेंटीमीटर्स में। यूनिट सेम होनी चाहिए। आप इसको मीटर में कर दे तो इसको भी मीटर में करते, ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में करो। सेंटीमीटर में करने के लिए किलोमीटर्स को पहले मीटर्स में, बाय मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया 1000 से, और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं 100। और टाइम है 1 आवर है, आवर को मिनट में ही करते हैं तो 60 मिनट्स हो गया। ऐसे करके हमारे पास ये वैल्यू आई कि 1 मिनट में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 1 मिनट में इतना डिस्टेंस है तो 10 मिनट्स में कितना करेगा, इतना करेगा। ये आ गया टोटल डिस्टेंस 10 मिनट का। ये है हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, और हमें यही चाहिए था डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। डिस्टेंस ट्रेवल हमारे पास ये आया, इसको पुट किया, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील ये आई। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और जिससे आपका आंसर आ जाएगा 4375। ये हो गया आपका आंसर। बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। इजी क्वेश्चन है। इतने रेवोल्यूशंस मींस एक व्हील लेगा। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछा हो चारों के मिला के बताओ सम ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ 4 व्हील्स, उस केस में आप क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसी बेवकूफी हालांकि कोई करेगा नहीं, बट फिर भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपको जबरदस्ती गलत करवाने के लिए। आपको तो ये याद रहे कि ये है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हो चारों व्हील का बताओ। यहाँ पर उन्होंने बोला है ईच व्हील, तो हमने सिर्फ एक व्हील का निकाला है। अगर लिखा होता हाउ मेनी रेवोल्यूशंस ऑल द व्हील्स या 4 व्हील्स विल मेक इन 10, तो उस केस में आप 4 से मल्टीप्लाई करते। छोटी छोटी बातें, ठीक है, इनका ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। नोट कर लो जिस जिसको करना है, ये मत नोट करना जो मैं लिख रहा हूँ। यस, मैं रुका हूँ बच्चे, कर लो नोट। इसके बाद बस एक ही प्रश्न और है इस एक्सरसाइज का, आई थिंक उसके बाद में हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। 5th स्टेप क्या हुआ बच्चे, 5th स्टेप में बताओ। 1 2 3 4 5, क्या हुआ इसमें, अभी समझाया मैंने आपको, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू। विच लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू, यस। उसमें बोला है न्यूमेरिकली इक्वल, आई थिंक ऐसा कुछ है, न्यूमेरिकली एरिया एंड सर्कमफ्रेंसेस आर इक्वल, देन फाइंड द रेडियस, ऐसा ही कुछ है ना।
निकिता समझ आ गया फिफ्थ स्टेप? आपको सिर्फ क्या करना है, क्योंकि हमें जो यूनिट्स दिए हैं क्वेश्चन में, रेडियस जो दी है वो है सेंटीमीटर्स में, है ना, और जो टाइम है वो है मिनट्स में। तो जो कार की स्पीड है या कार का डिस्टेंस है उसे भी हम सेंटीमीटर और मिनट्स में ही कन्वर्ट करेंगे। दैट्स वाई हमने फिफ्थ वाले स्टेप में किलोमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया। डिफरेंट नहीं बच्चे, पहले देखो 66 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? नो, देयर इज नो फॉर्मूला बच्चे, अगेन यू कैन नॉट से कि ये फॉर्मूला होता है ना। आप सॉल्व कर सकते हो, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है, आप डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो इफ यू नो। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि सर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर लिया, तो उनको समझाने के लिए लिखा है। आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यू डोंट नीड टू सी कि मैंने क्या किया। मेन चीज है कि आपको किलोमीटर पर आवर को सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, वो आप कैसे भी करो। आप चाहे वो फिजिक्स वाला फॉर्मूला जो भी होता है 5/18 क्या होता है उससे मल्टीप्लाई करो, जो भी है उससे करो, डजेंट मैटर। मैंने तो पहले सॉल्व करा कि किलोमीटर्स को मीटर्स में और मीटर्स को फिर सेंटीमीटर्स में। दैट्स वाई आप डायरेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यस दैट इज मीटर पर सेकंड। 5/18 से करोगे फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड्स में है तो उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो थोड़ी लंबी एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए मैं कभी भी नहीं बताता कि आप ये यूज करो। जब भी आपको मीटर पर सेकंड में भी करने को बोलूंगा तो मैं मैनुअली ही बोलूंगा, मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं करवाऊंगा। मैं यही बोलूंगा कि आपको अगर इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, और टाइम जो होगा 60 × 60 होगा, 1 आवर को 60 × 60 से। ऐसे ही करवाऊंगा, मैं कभी भी ये नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे बिना देखे समझे लिख देते हैं उसे। डन, निकिता क्लियर, गौरी कूल। चलो तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। द इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखा है, आर न्यूमेरिकली इक्वल नहीं लिखा है यहाँ पर, भूल गया मैं लिखना। न्यूमेरिकली इक्वल एरिया एंड रेट जो सर्कमफ्रेंस है वो कभी इक्वल नहीं हो सकते, याद रखना, उनकी यूनिट्स डिफरेंट होती है। तो न्यूमेरिकली इक्वल मींस उनकी वैल्यूज इक्वल रखनी है बस आपको, मींस 2πr को इक्वल रखना है πr² के। यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो वैल्यूज पुट करी, कैंसिल करी, और आर की वैल्यू आ गई 2 यूनिट्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस सलॉट, एमसीक्यू है कर लेना, बहुत कम एमसीक्यूज हैं आपकी एनसीईआरटी में वैसे ही। ठीक है, आई होप ट्रायंगल के जो क्वेश्चंस मैंने स्किप स्किप नहीं कराए थे, घर के लिए दिए थे, आप लोगों ने कर लिए होंगे। ऐसा मत करना कि बाद में आओ सर हमने तब नहीं करे थे, अब हमारा कल को एग्जाम है तुरंत बता दो, मैं नहीं बता पाऊंगा एकदम से। यस बच्चे, सलोनी आई सॉ दैम, कुछ कुछ बच्चों ने भेजे भी थे, यस। तो इस प्रश्न में कौन से क्वेश्चन विनायक, पता नहीं कौन से क्वेश्चंस। क्लासेस अटेंड नहीं करी थी तुमने? कर लेना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज ही कर लो या कल ही कर लो, प्लीज कर लेना, जो क्वेश्चंस छोड़े हैं वो जरूर कर लेना, छोड़े हैं एज इन जिनको मैंने बोला कि घर में कर लेना। ओके निकिता, टेस्ट वाले नहीं, एनसीईआरटी के 14th क्वेश्चन 15th क्वेश्चन कुछ ऐसे मैंने छुड़वाए थे कि ये घर से तुम्हें खुद करने हैं। छुड़वाने वाले क्वेश्चंस जो करने ही नहीं है उन्हें नहीं करना है, वो क्वेश्चंस जिन्हें मैंने बोला होमवर्क में करने हैं, वो करना है, ठीक है, सो डैट क्लियर रहो आप लोग। आई विल ट्राई कि कल तक मैं आपको एक कोई एमसीक्यू किसी चैप्टर का दूं, ट्रिग्नोमेट्री का ही दे दूं, 8th चैप्टर का, सो डैट आप प्रैक्टिस कर सको। हाँ जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले 9th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। 9th क्लास में आपको याद होगा सेगमेंट सेक्टर मैंने आपको बताए थे,
डू यू रिमेम्बर? सेगमेंट, सेक्टर, यस बच्चे। विच एमसीक्यू निकिता? लास्ट क्वेश्चन ये था बच्चे। इसमें बोला था एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू एरिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई 2। तो 2 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या होता है? सेक्टर। सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक दो रेडाई के बीच का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। याद रखना, सेक्टर हमेशा रेडाई के बीच का एरिया होता है। रेडाई एंड आर्क के बीच का एरिया, ये आर्क कहलाती है। और ये रेडाई है, रेडाई जो सेंटर से आती है ऑब्वियसली। तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये भी सेक्टर है, और इसके ऊपर जो बना हुआ है ये भी सेक्टर है, क्योंकि वो भी रेडाई के बीच का एरिया है। ये दो रेडाई हैं तो इनके बीच का एरिया ये भी तो है। तो ये भी क्या है? सेक्टर है। बस एक छोटा सेक्टर और एक बड़ा सेक्टर है, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। ये आपने नाइन्थ कक्षा में किया था। ये वाला जो सेक्टर है ये कैसा सेक्टर है? मेजर सेक्टर। इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपको स्पेसिफिकली लिखा होगा मेजर सेक्टर का एरिया निकालो या कुछ भी निकालो, ठीक है। अगर उन्होंने मेजर नहीं लिखा है तो आप छोटे वाले सेक्टर का ही कैलकुलेट करोगे। ये कंफ्यूजन भी होती है बच्चों में, सर हमें कैसे पता चलेगा मेजर का कैलकुलेट करना है या माइनर का? तो आपको हमेशा कैलकुलेट वो करना है जिसका एंगल दिया है। अगर एंगल नहीं दिया है तो आपको हमेशा वही कैलकुलेट करना है जिसका क्वेश्चन में लिखा है। अगर मेजर लिखा है तो आप मेजर का करो, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप माइनर का ही करोगे। सो ये जो व्हाइट वाला है ये है मेजर सेक्टर, दो रेडाई और उनके बीच का एरिया। और ये है माइनर सेक्टर, दो रेडाई और उनके बीच का एरिया। मेजर एंड माइनर, ये है मेजर और ये है माइनर सेक्टर। फाइन। उसके बाद में आता है, आपकी चैट्स में बाद में देखूंगा, अभी मैंने क्लोज कर रखी है पर मुझे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। ये जो रेडाई सेंटर पर मिलती हैं ये ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल भी बनाती हैं, है ना? तो इस एंगल को हम मोस्टली थीटा से डिनोट करते हैं। कोई भी एंगल हो सकता है। इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय दिस सेक्टर, या एंगल ऑफ सेक्टर, या एंगल सबटेंडेड बिटवीन दीज टू रेडाई, कुछ भी बोल सकते हैं। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, कुछ भी लिखा हो, सेक्टर के बारे में बात हो रही है और एंगल की बात हो रही है तो एंगल यही होगा हमेशा। इसी एंगल की बात हो रही है। फाइन, ये एंगल इसी के बारे में बोल रहा था कि इस एंगल से रिलेटेड आपके सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चंस ही आपको करने हैं। एक तो वो जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का दिया होगा, या एक वो जिसमें एंगल 60 डिग्री का दिया होगा। और कोई सा एंगल दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। नहीं। फाइन, एरिया से रिलेटेड। यस अक्षत। ये तो हो गया सेक्टर। ये वाला जो सेक्टर है इसका जो एंगल होगा वो हमेशा रिफ्लेक्स एंगल होगा। देखो यहां से यहां तक का होगा या नहीं होगा? मोस्टली ये रिफ्लेक्स एंगल ही होता है। चलो, ये तो हो गया सेक्टर। इसके बाद में आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी एंगल है उसको 360 से डिवाइड करोगे एंड मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अगेन डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, आपको नहीं पता करना कि ये कहां से आया है। यू जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूला, थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, एरिया आएगा तो पाई आर स्क्वायर है, अगर लेंथ आएगी तो उसका दूसरा फॉर्मूला है। थीटा मीन्स कोई भी एंगल जो भी यहाँ पर दिया होगा, 30 दिया है तो 30 रख लो। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 12 और यहाँ वैल्यूज पुट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। फाइन।
और मैंने जो अभी अभी बोला था कि यहाँ का एंगल सिर्फ 90 और 60 वाला, वो किन क्वेश्चंस के लिए बोला था, वो ये वाले क्वेश्चंस नहीं है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने वाले। उसमें वो कुछ भी एंगल दे सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी एंगल दे सकते हैं, लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट जब आएगा उसमें आपके सिर्फ 90 और 60 वाले ही एंगल काम करेंगे। यस, कोई भी सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो विनायक इससे। अगर आप ये वाला एंगल लोगे तो वो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। सपोज करो आपको दो एंगल दिए हैं, ये एंगल दिया है 60 डिग्री का और ये वाला एंगल दिया है 300 का। तो अगर आप थीटा के प्लेस पर 300 रखोगे तो ये वाले सेक्टर का एरिया आ जाएगा, जिसे हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। और अगर आप थीटा के प्लेस पर 60 पुट करोगे तो ये वाले सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, किसी भी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, थीटा की वैल्यू उसी सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की रखनी है। दैट्स इट। किसी को कोई डाउट इसमें? बताइए बताइए। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। क्लियर हो गया। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है इफ वैल्यू ऑफ थीटा नॉट मेंशन, तो सलोनी फिर क्वेश्चन में कुछ और दिया होगा। ऐसा होगा नहीं, थीटा नहीं दिया हुआ है। हो सकता है उन्होंने क्वाड्रेंट लिखा हो। क्वाड्रेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्वाड्रेंट क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी। क्वाड्रेंट क्या होता है? फोर्थ पार्ट, सर्कल का फोर्थ पार्ट, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। उसमें आपको थीटा की जरूरत ही नहीं है। स्टिल अगर जरूरत है भी तो 90 के चार हो जाएंगे, है ना? तो 90 पुट कर लो। मेजर एंड माइनर, मेजर एंड माइनर आपको नहीं, मेजर एंड माइनर का नहीं पता चलेगा बच्चे। मेजर एंड माइनर तो आप थीटा से ही पता लगाओगे ना। अगर क्वाड्रेंट दिया है तो वो तो माइनर ही होगा। अगर 1/4 पार्ट दिया है तो वो माइनर ही होगा। मेजर का जहां भी पूछेंगे वो लिखेंगे मेजर, ये लिखा होगा। अगर मेजर नहीं लिखा है तो भूल जाओ मेजर वाले को, फिर आप छोटे वाले का ही कॉरस्पॉन्डिंग वही लोगे जो आपको दी हुई है। हाँ जी, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कई बार वो बोलते हैं कि यहां से यहां तक की लेंथ निकालो। कहां से कहां तक की? ये जो सरकमफ्रेंस है इसका ये जो पार्ट है, लेंथ ऑफ आर्क मींस सिर्फ ये वाले पार्ट की लेंथ या ये पूरे बड़े वाले पार्ट की लेंथ, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो भी आपको सरकमफ्रेंस के पार्ट की लेंथ कैलकुलेट करनी है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर पुट करोगे थीटा के प्लेस पर, और यहां पर आ जाएगा सरकमफ्रेंस का एरिया, सॉरी फॉर्मूला, दैट इज 2 पाई आर। फाइन। अगर वो पूछते हैं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? लेंथ ऑफ आर्क, जिसमें थीटा के प्लेस पर आप पुट करोगे ये वाले एंगल की वैल्यू एंड ओवर 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। बस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि एक लड़की झूला झूल रही है, सपोज करो, जो कि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। पेड़ की डाल पर सावन में झूला झूला जा रहा है। तो वो लड़की पहले आगे को आती है, फिर पीछे को जाती है ना? और उसका जो ये एंगल बन रहा है वो 50 डिग्री का या समथिंग बन रहा है। तो वो एक बार के जो, क्या कहते हैं इसको, हिंदी में मुझे नहीं पता, इंग्लिश में भी नहीं पता एक्चुअली। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक बार के झोंके में, वो डिस्टेंस कितना है? तो उसमें आप क्या कैलकुलेट करोगे? लेंथ ऑफ आर्क, यहां से लेकर यहां तक का एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप लेंथ ऑफ आर्क, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये सर्कल फॉर्म करेगा, ये सर्कल का सेक्टर है या कुछ है। जब भी इस तरह से कोई चीज जाती है, अगर देखो ये रस्सी तो उतनी रहेगी चाहे वो यहां पर हो या यहां पर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रेडियस हो गई। क्वाड्रेंट बच्चे 1/4 पार्ट ऑफ क्वाड्रेंट बच्चे, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। कई जगह ऐसा होता है कि वो एंगल मेंशन नहीं करते, वो क्या कर देते हैं, सीधे लिख देते हैं क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का मतलब हो गया 4 पार्ट्स करने हैं आपको। मींस थीटा की वैल्यू 90 लेनी है, या डायरेक्ट आप 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर कर सकते हो। यस, कुछ भी कर सकते हो। 90 ओवर 360 लिखो, वो भी 1/4 होगा। और चार पार्ट हो रहे हैं तो उसके बाद भी। यस गौरी, मैं बस फिनिश ही कर रहा हूँ। 4 पार्ट्स हैं तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क समझ में आ गया? लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है प्लीज बताओ जल्दी जल्दी।
समझ आ गया लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट करनी है और क्या होती है? क्लियर रहना है लेंथ ऑफ आर्क में। क्वेश्चन में एक्सक्यूज मी लिखा नहीं आएगा लेंथ ऑफ आर्क निकालो। आपको डिस्टेंस जब भी पूछा जाएगा तो आप लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करोगे। आपसे एरिया जब भी पूछा जाएगा तो आप एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट अभी मैं बताऊंगा। सेगमेंट सबको याद है, सेगमेंट क्या होता है? व्हाट इज सेगमेंट? हाँ, सेगमेंट क्या चीज होती है? सेगमेंट होता है ये पार्ट। यस, कॉर्ड एंड सर्कमफ्रेंस के बीच का जो एरिया होता है, ये कभी भी रेडियस से नहीं बनता है। ये किससे बनता है? कॉर्ड एंड सर्कमफ्रेंस से। दिस पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। दिस पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दोगे। ठीक है, ये पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? सेगमेंट। इसके कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज भी हैं जो मैं हमेशा नहीं बताता था, लेकिन इस बार बता दूंगा जब क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो उसमें आपको वो काम आएंगे। हालांकि वो आपके कोर्स के नहीं है, वो आपके फर्दर क्लासेस के कोर्स के हैं। बट क्योंकि एमसीक्यूज हैं, डिस्क्रिप्टिव में आपको नहीं देना आंसर, तो आपके यूज में आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, अगेन मुझे यही इजी लगता है। Yes, Gauri, correct. A segment is region bounded by a chord of a circle and the intercepted arc of the circle. या सिंपल लैंग्वेज में आर्क एंड कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है। तो ये एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन आता है कि जो सेगमेंट होता है वो किस किस के बीच में सबटेंड होता है? कॉर्ड एंड आर्क के बीच में, या रेडाई और आर्क के बीच में, या रेडाई और सर्कल के बीच में, कुछ भी ऐसे ऑप्शंस दे देंगे। तो क्लियर रहना है, कॉर्ड और आर्क के बीच में होता है हमेशा सेगमेंट। रेडाई के बीच में और आर्क के बीच में जो होता है वो होता है सेक्टर। दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर रखना। एंगल सबटेंडेड हमेशा सेंटर पर ही होता है। फाइन, क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? जिसको जाना है वो जा सकते हो, मैं क्लियर कर रहा हूं अगेन से इसी को। यू हैव दिस सर्कल, निकिता, लुक। अगर सेंटर से दो रेडाई ड्रॉ करी तो रेडाई और ये आर्क के बीच का जो एरिया है वो कहलाएगा सेक्टर। बाय गौरी, ये है क्या? सेक्टर। फाइन, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर ही है। ये मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है। ठीक है, ये तो क्लियर है। फाइन। और अगर कोई कॉर्ड ड्रॉन है, ऐसे कॉर्ड है ये, तो कॉर्ड के नीचे का जितना भी एरिया है ये भी सेगमेंट कहलाएगा, और जो ऊपर का एरिया है वो भी सेगमेंट कहलाएगा। दैट्स इट। ठीक है, जो रेडाई के बीच का नहीं होता, मींस कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता है, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। ये सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रेडाई से ज्वाइन करके एक सेक्टर बना लेते हैं पूरा, और उस सेक्टर में से ये वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास सिर्फ क्या बचता है? सेगमेंट का एरिया। है ना? इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो बचेगा क्या? सेक्टर का एरिया, सॉरी सेगमेंट का एरिया। गॉट इट? चलो, तो बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगेन मैं देख लूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एक्सक्लूडेड हैं उस एक्सरसाइज में से। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।